ओजोन सबसे पहले अगर जानेंगे तो क्या होता है, क्या ओजोन मंडल है? आंसर है नहीं, ओजोन कोई मंडल नहीं है। ओजोन मात्र एक गैस का परत है, एक गैस का लेयर है जो कि समताप मंडल में होता है। कौन सा मंडल में? समताप मंडल में। तो ओजोन क्या है? गैस का लेयर है जो कि समताप मंडल में होता है। अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग ओजोन के बारे में जान रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए भाई साहब ये कितना किलोमीटर से कितना किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इसकी जो सांद्रता होती है ना वो बेसिकली 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है, लेकिन ये कम से कम 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको दिख जाएगा। यानी कि समताप मंडल ये रहा, स्ट्रेटोस्फेयर हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर में कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल, और उस स्ट्रेटोस्फेयर में 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में ये गैस है, ये गैस है। इसको क्या बोलते हैं? ओजोन परत। कौन सी परत? ओजोन परत। अब ये जो ओजोन परत है ये बना कैसे है जी? ओजोन गैस को हम लोग क्या कहते हैं? O3। O3 का मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3। कितने हैं? 3। यानी 3 ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बना? एक ओजोन बना है। बात क्लियर है? ऑक्सीजन के 3 परमाणु, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ये तो रहा हमारा ओजोन। अब हम लोग ओजोन के बारे में क्यों जान रहे हैं आज ओजोन के बारे में जानने का मेन मकसद है कि हम देखते हैं कि ओजोन का दिन प्रतिदिन क्षरण हो रहा है। मतलब हमारा जो ओजोन गैस है वो मोटा से पतला हो रहा है। भाई साहब मोटा से पतला काहे हो रहा है? काहे कि इसका दुश्मन वाला गैस हम लोग छोड़ रहे हैं। फ्रिज चलाते हैं, एसी चलाते हैं, वायुयान में भी रहता है कि नहीं? उनके वजह से निकल जाता है CFC, और CFC जो है वो बहुत खतरनाक गैस है। किसके लिए? ओजोन के लिए। इसलिए अगर आपको बोला जाएगा ओजोन का दुश्मन, ओजोन का शत्रु कौन है, तो आप कहिएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बात क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर देखिए ओजोन गैस का क्या इंपॉर्टेंस है। ये जो ओजोन गैस का परत है ये क्या फायदा पहुंचाता है जी हमें? ओजोन गैस के परत के होने से क्या होगा? ओजोन गैस के परत के होने से ये होगा कि सन से जो अल्ट्रावायलेट रे आता है, यूवी किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें इसे कहते हैं। सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है, ये यूवी रे जो आती है, वो क्या होगा? वो जैसे ही सूर्य से निकल के एकदम ओजोन के पास जाएगा, ओजोन उसको ऐसे करके सोख लेगा, ले आ जा मेरा पास। 90 से 99% अल्ट्रावायलेट रे को कौन सोख लेता है? ओजोन। और ये ओजोन उस अल्ट्रावायलेट रे को धरती में जाने से क्या करता है? रोक देता है। अब धरती में जाने से रोक देगा तो धरती का तापमान अधिक नहीं होगा। धरती का तापमान अधिक, जब धरती का तापमान बहुत अधिक नहीं होगा तो यहाँ पर जीवन खुशहाली से जीवन जिएगा। जितना भी जीव जंतु है खुशी खुशी जिएगा, नहीं तो धरती का तापमान बढ़ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि धरती को बहुत ज्यादा गर्म होने से कौन बचा के रखा हुआ है? ओजोन, बहुत ज्यादा गर्म होने से। दूसरा, घातक बीमारियों से बचाव। अगर ये ओजोन गैस का परत नहीं होता और O3 हमारे धरती में इंटर कर जाता तो पता है क्या होता? तो मनुष्य को त्वचा कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर, क्योंकि स्किन पर डायरेक्ट यूवी रे पड़ता। और कौन सा कैंसर? त्वचा कैंसर। उसके बाद आंखों में अगर पड़ता तो हो जाता मोतियाबिंद। कैसे हो जाता? मोतियाबिंद। सांस लेने में दिक्कत होता तो श्वसन रोग हो जाता। चमड़ा जलने लगता तो सनबर्न हो जाता। सनबर्न, सन के वजह से चमड़ा जल रहा है, बर्न हो रहा है तो कुछ ही बोलेंगे सनबर्न, है कि नहीं? ये सारा चीज हो जाता कब? जब यूवी रे धरती पर इंटर कर जाता। लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा करो कि ओजोन गैस दिया है ताकि हमारा धरती बचा रहे और हम लोग भी बचे रहें। उसके बाद मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखना। जब मिट्टी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगी तो मिट्टी का ऑटोमेटिक उत्पादकता क्या रहेगा? बना रहेगा। और गर्म हो जाएगी तो आपको पता है ना कि सूख जाता है मिट्टी, और सूख के कुछ हो जाता है बंजर, फट जाता है मिट्टी जगह जगह से। तो उसे मिट्टी क्या उपजाऊ रहेगा? नहीं।
अच्छा, इस ओजोन परत जो कि हमारी धरती का रक्षा करता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी का रक्षा कवच। तो अगर आपको बोला जाएगा पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहा जाता है, आप बोलिएगा ओजोन को कहा जाता है। और वहीं पृथ्वी का सौर पर्दा किसको बोलते हैं? ओजोन को। सूरज के सामने वो पर्दा का काम कर रहा है। जैसे देखो सन का लाइट आता है, पर्दा लगा देते तो लाइट नहीं आ पाता है, आप लोग बोलते हैं वाह बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं? अब वहीं इसको खोल देते तो धूप पड़ता है ना। तो सौर पर्दा कौन कहलाता है? ओजोन। पृथ्वी का छतरी किसको बोलते हैं? ओजोन को, है ना। तो अगर आपको बोला जाए पृथ्वी का रक्षा कवच ओजोन, सौर पर्दा ओजोन, पृथ्वी का छतरी ओजोन। अब इस ओजोन के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लो। फैक्ट ये कहता है जी कि 1980 के दशक में कैलिफोर्निया के दो वैज्ञानिक हुआ करते थे। उन वैज्ञानिक का नाम था, पहला वैज्ञानिक था एम सेखुड। क्या नाम था? एम सेखुड। कैलिफोर्निया के दो वैज्ञानिक, पहला एम सेखुड और दूसरा का नाम का चाहिए मारियो मोलिन। मारियो मोलिन, एम सेखुड, मारियो मोलिन। 1980 के दशक में बोल रहे हैं, 1980 में कैलिफोर्निया के दो वैज्ञानिक एम सेखुड, मारियो मोलिन, इन्होंने सबसे पहले बताया, क्या बताया? कि ओजोन जो परत है वो ध्रुवों पर नष्ट हो रही है। ध्रुव मतलब ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल। इन्होंने सबसे पहले क्या बताया? ओजोन परत ध्रुवों पर नष्ट हो रही है। मतलब ये नॉर्थ और साउथ पोल पर क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। बेसिकली ओजोन परत साउथ पोल पर नष्ट हो रही है। साउथ पोल में ना, धरती के साउथ पोल में एक महादेश है अंटार्कटिका, आपको पता होगा, व्हाइट कॉन्टिनेंट, बर्फ से ढका हुआ महादेश, है ना। तो अंटार्कटिका का सर्वेक्षण होता है जो 1985 में। कब होता है? 1985 में अंटार्कटिका में कुछ लोग गया, सर्वेक्षण किया, जांच किया। तो जांच करने के बाद पता चलता है कि अंटार्कटिका के पास जो ओजोन गैस का परत है ना, वो 2 महीना सितंबर और अक्टूबर में 50% उसकी सांद्रता कम हो जाती है। सांद्रता का मतलब हो गया घनत्व। जैसे मान लो कि ओजोन यहाँ पर 10 यूनिट है ओजोन का, सितंबर अक्टूबर में ओजोन का कितना यूनिट बच जाएगा? 5 यूनिट घट जाएगा। कौन से 2 महीना में? सितंबर अक्टूबर में। बात समझ में आया? अच्छा, ये जो ओजोन परत नष्ट हो रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण बताया गया CFC है। क्या है? CFC। तो ये है ओजोन और ये है अंटार्कटिका का सर्वेक्षण। तो आप बताओ अंटार्कटिका का सर्वेक्षण कब हुआ था? 1985 में। इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि जो ओजोन परत है वो दक्षिणी ध्रुवों पर 50% कम हो जाती है सितंबर टू अक्टूबर। 1980 में बच्चा कैलिफोर्निया के दो वैज्ञानिक थे, एम सेखुड और मारियो मोलिन। इन्होंने बताया था कि ओजोन परत नष्ट हो रहा है। लेकिन अंटार्कटिका में जाके सर्वेक्षण कब हुआ? 1950। तो सबसे पहले कब बताया? 1980 में। लेकिन अंटार्कटिका वाला सर्वेक्षण बोलेगा तो कब बोलेंगे? 1985। बात क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा ओजोन। अब हम लोग देखते हैं कि ओजोन का डिप्लेशन क्या होता है। ओजोन परत के क्षरण का क्या कारण है? देखो, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? डिप्लेशन ऑफ ओजोन, ओजोन परत नष्ट हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण हमने आपको क्या बताया? देखो, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे पहले स्रोत देख लेते हैं, निकलता कहां से? AC, है ना। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज हो गया, वायुयान हो गया जो चल रहा है, वायुयान, है ना। उन सब से कौन सा गैस निकलता है? CFC। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिसके घर में AC है? बहुत कम लोग। नहीं, ना के मतलब है ही नहीं, है ना। बहुत अच्छा, यानी हम लोग CFC गैस का उत्सर्जन कम कर रहे हैं। ओजोन का डिप्लेशन का पीछे हमारा कारण नहीं है। दूसरा, कितने लोग हैं जिसके घर में फ्रिज है? मतलब 30-40% बच्चों के घर में फ्रिज है, बाकी हम लोग नहीं है। बहुत अच्छा, उसमें हम भी आते हैं। मेरे घर में फ्रिज नहीं है। कितने लोग हैं जो वायुयान से सफर करते हैं? ये तो है कि नहीं? कोई सफर हम लोग नहीं करते, यानी हमारा कोई योगदान नहीं है। हम लोग ओजोन के क्षरण में नहीं है। अब जो है उनको उन्हें समझना चाहिए, है कि नहीं? तो ओजोन के क्षरण के लिए AC, रेफ्रिजरेटर, वायुयान
ये स्रोत है CFC गैस के निकलने का। अच्छा, अब बताओ, ये एक क्लोरीन के अणु अकेले 1,00,000 ओजोन को नष्ट कर सकता है। अगर हम बोलेंगे ये जो CFC गैस है जिसमें क्लोरीन है, क्लोरो, फ्लोरो, कार्बन, तो क्लोरो मतलब कुछ क्लोरीन, इसमें एक क्लोरीन के अणु जो है 1,00,000 ओजोन को खत्म कर सकता है। और लगभग 80% जो ओजोन है ना वो CFC से ही खत्म होती है। कितना परसेंट? 80%। 80% ओजोन का क्षरण CFC से होता है। यानी सबसे बड़ा दुश्मन CFC है, याद रखिए, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? CFC। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है जी, रॉकेट या यान प्रक्षेपण। वो जो बड़का बड़का रॉकेट जाता है उससे क्या निकलता है? धुआं। और उसके धुआं से क्या नष्ट हो जाएगा? हमारा ओजोन। क्या नष्ट हो जाएगा? ओजोन। नहीं होगा। अब देखो ज्वालामुखी उद्गार, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उससे हानिकारक गैसें निकलती है। आपको तो ज्वालामुखी का टॉपिक हम अच्छा से बता दिए, है कि नहीं? तो ज्वालामुखी के विस्फोट से क्या होता है जी? सल्फर गैस निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मीथेन निकलता है, जलवाष्प निकलता है, और ये सभी ओजोन गैस को क्या पहुंचाता है? नुकसान। यानी ज्वालामुखी का विस्फोट होना भी ओजोन के लिए खतरा है, वायुयान का उड़ना भी ओजोन के लिए खतरा है, और आपके घर में चलाए जा रहे AC फ्रिज भी ओजोन के लिए खतरा है। और ओजोन को खतरा मतलब हमें खतरा, है कि नहीं? अब क्या हो रहा है? और सौर कलंक। सौर कलंक का मतलब क्या होता है? सौर कलंक का मतलब होता है, जैसे देखो बोलता है तू तो मेरा लिए कलंक है, समझे? कलंक मतलब नाम गिरा दिया, ना माँ बाप बोलता है नाक कटा दिया, फिर ऐसे से करता, हाँ चेक कर लेता, समझे? तो कलंक का मतलब कोई चीज है, जो सूरज है ना, सूरज में कहीं कहीं पर काला काला धब्बा जैसा दिखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलंक। और जो काला काला धब्बा जैसा दिखता है सूर्य में, वहां से अल्ट्रावायलेट रे ज्यादा निकलता है। बात समझ में आया? जहां पर सूरज में काला काला धब्बा जैसा दिखेगा वहां से अल्ट्रावायलेट रे क्या निकलेगा? ज्यादा। अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी सब ज्यादा निकलता है। और जब अल्ट्रावायलेट ज्यादा निकलेगा तो ओजोन परत का क्या होगा? नुकसान। क्या होगा? नुकसान, है ना? तो आपको बाद में हम सौर कलंक के बारे में एक डिटेल से बता देंगे कि सौर कलंक कैसे आता है, नहीं आता है, ठीक है? फिलहाल के लिए क्या जानना है? जहां सौर कलंक रहता है वहां से अल्ट्रावायलेट ज्यादा निकलता है, ओजोन परत को नुकसान होता है, ये बात है। पांचवा क्या है? नाइट्रोजन यौगिक। ये जो नाइट्रोजन यौगिक है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड इसमें नाइट्रोजन है, और नाइट्रेट इसमें नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जिस भी गैस से मिलकर अपना यौगिक तैयार करेगा, वो नाइट्रोजन यौगिक किसके लिए नुकसानदायक होगा? ओजोन के लिए। जैसे कल कारखाना निकलता है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, कारखाना होता है उससे धुआं जो निकलता है उसमें कौन सा होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नहीं होगा? और ये कल कारखाना का धुआं जो है ओजोन के लिए क्या है? नुकसानदायक। और आज के समय में कितना कल कारखाना स्थापित हो रहा है, सोच के देखो, जगह जगह कारखाना है कि नहीं है? कोई चप्पल बना रहा है, तो कोई ये बना रहा है, कोई वो बना रहा है, कोई केमिकल बना रहा है, कोई लोह इस्पात कारखाना है, दुनिया भर का क्या है? कारखाना। तो उन सब से क्या होने वाला है? ओजोन परत को नुकसान। तो हमारा जो धरती है वो नेचुरल से ना थोड़ा आर्टिफिशियल टाइप का हो गया, मतलब प्राकृतिक वाला चीजें देखने को नहीं मिलता। घर में आदमी घास लगा लेता है, आर्टिफिशियल घास, उसी के ऊपर चलता है। पहले नेचुरल घास के ऊपर चलता था, अब आर्टिफिशियल घास के ऊपर चलता है कि नहीं? पीता भी है तो कुछ आर्टिफिशियल। देखो पहले आदमी आम खाता था, अब वो पीता है, कुछ ही बोलता है उसको माजा, है कि नहीं? उसका स्वाद क्या है? नेचुरल आम वाला है, वो केमिकल दे के आम का जैसा स्वाद आपको दे दिया, और आपको लग रहा वाह वाटा माजा, समझे कि नहीं? वो कटरीना कैफ वाला स्लैश का एकदम बोतल चबा जा रही थी, समझे? तो सब काची हो गया? आर्टिफिशियल काची हो गया। तो हमारा धरती को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा इन आर्टिफिशियल चीजों से, समझे? तो आप भी चीजों का इस्तेमाल करो बट नेचुरल। ओजोन क्षरण का क्या प्रभाव है जी? अगर ओजोन का क्षरण होगा तो उससे प्रभाव क्या पड़ेगा हमारे ऊपर? हमारे ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा
जैसे मनुष्य और जीव जंतु सबका बता रहे हैं, अगर मनुष्य और जीव जंतु है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके ऊपर यह प्रभाव पड़ेगा कि उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बीमारी से लड़ने का क्षमता क्या हो जाएगा? कम। जैसे अभी कभी हम लोग धूप में ज्यादा निकल गए, बरसात में ज्यादा निकल गए, तो चल ठीक है, बीमारी से लड़ने का क्षमता है, हल्का फुल्का बैक्टीरिया ढुक गया तो भी हमारा शरीर लड़ लिया, समझे कि नहीं, बीमार नहीं हुआ। लेकिन अगर रोग से लड़ने का क्षमता ही घट गया तो हल्का सा भी कुछ होगा, डस्ट उस्ट जाएगा, धूप में निकलिएगा, बरसात में निकलेगा, तुरंत बेड पकड़ लीजिएगा, एकदम बिस्तर, बीमार पड़ जाइएगा। तो वही जो अंदर से जो रोग से लड़ने का क्षमता, उसको कौन घटा देता है? अल्ट्रावायलेट रे। और इसके अलावा आपके प्रजनन क्षमता में भी क्या आ जाएगी? कमी, यानी संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, वो क्षमता भी घट जाएगा। आया समझ में? तो प्रजनन क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाता है, किसके वजह से? ओजोन के क्षरण के वजह से, है ना। तो दिक्कत वाला बात है जी। समुद्री जीवन पर प्रभाव। समुद्रों में क्या होता है? समुद्रों में छोटे छोटे पादप होते हैं। पादप मतलब पौधे, तनी तनी को, उस छोटे छोटे पादप को हम लोग बोलते हैं पादप प्लैंकटन। समुद्र में क्या होता है? पादप प्लैंकटन। समुद्र में क्या होता है? पादप प्लैंकटन। जो पादप प्लैंकटन होता है उसको खाने के लिए आ जाता है छोटका छोटका जीव, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे जंतु प्लैंकटन। क्या बोलेंगे? जंतु प्लैंकटन। और जंतु प्लैंकटन बड़का को नहीं होता, तनिक होता है। जंतु प्लैंकटन छोटा छोटा जंतु प्लैंकटन। अब उस जंतु प्लैंकटन को खाने के लिए कौन आएगा? छोटका छोटका मछली, स्मॉल फिश, छोटा मछली। छोटा मछली को खाने के लिए कौन आएगा? यहां पर लिखते हैं हम लोग छोटी मछली। कौन सी मछली? छोटी मछली। छोटी मछली को खाने के लिए आएगा बड़ी मछली। कौन आएगा? बड़ी मछली। और उस बड़ी मछली को खाने के लिए आएगा उससे बड़ी मछली। बड़ी 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 आते रहेगा, समझे? तो अब बताओ, अगर ये प्लैंकटन ही नुकसान में पड़ गया, बेचारा दिक्कत में है, तो क्या होगा? जंतु प्लैंकटन खत्म, फड़फड़ा के मर जाएगा ये। जंतु प्लैंकटन खत्म तो छोटी मछली खत्म, छोटी मछली खत्म तो बड़ी मछली खत्म। यानी हर एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये यूवी रे के वजह से, अल्ट्रावायलेट रे के वजह से क्या हो रहा है? प्लैंकटन की क्या हो जा रही है? प्लैंकटन की क्या हो रही है? कमी। तो प्लैंकटन की कमी के होने से क्या होगी? मछलियों की कमी। किसकी कमी? अब प्लैंकटन की कमी क्यों हो रही है? अल्ट्रावायलेट रे का वजह से। गर्मी बढ़ रहा है, एकदम पानी धकेले गर्म हो गया। जब पानी गर्म हो गया तो प्लैंकटन कैसे बनेगा? समझे कि नहीं? प्लैंकटन का निर्माण वहीं होता है जहां पर दो अलग अलग तापमान वाले जलधाराएं आपस में आके मिलती है। जहां पर समुद्र का ठंडा जलधारा, समुद्र का गर्म जलधारा आके मिलेगा, वहां पर क्या बनेगा? प्लैंकटन। हम आपको एग्जांपल देते हैं। एक गर्म जलधारा है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम है? अमेरिका के तरफ, उत्तरी अमेरिका के पूरब का तरफ में गल्फ स्ट्रीम, और उधर ऊपर से वो आता है लेब्राडोर, और जहां दोनों मिल जाता है वहां पर बन जाता है प्लैंकटन, है ना। ग्रैंड बैंक बोलते हैं इसको। फिश के लिए पकड़ा जाने वाला जो जगह होता है वो बैंक कहलाता है, रिवर बैंक, ग्रैंड बैंक। तो ये ग्रैंड बैंक है, रिवर बैंक नहीं, ग्रैंड बैंक, मछलियों को पकड़ने का जगह। बात समझ में आया? तो ये है प्लैंकटन। क्या इस अल्ट्रावायलेट रे के वजह से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा जी। धरती का तापमान बढ़ जाएगा तो कृषि फसलों का उत्पादन घट जाएगा, फलों का उत्पादन घट जाएगा, फूलों का उत्पादन घट जाएगा। आपने सुने हो धान का खेती के लिए 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। तापमान बढ़ गया तो धान का कैसे फसल होगा? गेहूं का जब फसल बोया जाता है उस समय तापमान कम होना चाहिए, और उसके कटाई के समय तापमान थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। अब यूवी रे इंटर कर गया, तापमान हमेशा ज्यादा, तो क्या गेहूं का खेती हो पाएगा? बोते समय तो तापमान कम होना चाहिए, कम हो पा रहा है, तापमान तो हर समय ज्यादा है, तो गेहूं का खेती कैसे करेंगे हम लोग? दिक्कत नहीं हो जाएगा? फसलों का, फूलों का, फलों का, सबका उत्पादन क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि हर फसल को एक निश्चित तापमान चाहिए, और यहां तो तापमान बढ़ रहा है। दिक्कत नहीं होगा?
जलवायु पर प्रभाव, हम लोग सुनते आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो अपने थोड़ी हो रहा है, हम लोगों के वजह से हो रहा है। ये जो ओजोन गैस का क्षरण हो रहा है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रे इंटर कर रही है, धरती का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, तो क्लाइमेट चेंज तो होबे करेगा। वैसा जगह जहां पर गर्मी है वो और गर्मी, जहां पर ठंडा है वो गर्मी, सब जगह गर्मी, समझे कि नहीं? तो ये क्या कहलाता है? क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज के वजह से क्या होने वाला है? बहुत सारा जानवर ना ठंडा मौसम में रहना पसंद करता है, वहां भी आ जाएगा गर्मी तो क्या हो जाएगा? दिक्कत। बस समझ में आया? तो क्लाइमेट चेंज किसके वजह से होगा? ओजोन परत के क्षरण के होने से। ठीक है।